वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 डाइंग डिक्लेरेशन। अब व्हाट डू यू मीन बाय द डाइंग डिक्लेरेशन? अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं, ऐसी स्टेटमेंट जो ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी हो सकती है, जो पर्सन अपनी मृत्यु से पहले क्या बताता है उस स्टेटमेंट में, कॉज ऑफ डेथ और सर्कमस्टांसिस, तो वो स्टेटमेंट क्या कहलाती है? डाइंग डिक्लेरेशन कहलाती है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम बात करते हैं कौन सी स्टेटमेंट को हम डाइंग डिक्लेरेशन कह सकते हैं, उसके लिए एसेंशियल्स क्या है, यानी कि अगर कोई स्टेटमेंट है वो ओरल है या रिटन है, उसे हम डाइंग डिक्लेरेशन कह रहे हैं, तो क्यों हम किस किस एसेंशियल्स की वजह से उसे हम डाइंग डिक्लेरेशन कह रहे हैं उसे देखते हैं। एसेंशियल्स, स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो ओरल हो या डॉक्यूमेंट में हो। रिलेटेड टू, जो स्टेटमेंट है वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए? कॉज ऑफ डेथ से, कि मृत्यु क्यों हुई। सर्कमस्टांसेस विच रिजल्ट इनटू डेथ, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसका रिजल्ट क्या हो? डेथ हो। एग्जांपल से समझाता हूं आपको। लेट सपोज ए एक पर्सन है, उसने बी पे क्या चलाई? गोली चलाई। अब बी ने मरने से पहले सी को बताया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ओरल स्टेटमेंट हो गई। क्लियर? किससे रिलेटेड है? कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड है, कि मुझे, मेरे ऊपर गोली चलाई किसने? ए ने। क्लियर? तो अब यहां पे बात करते हैं थर्ड एसेंशियल की, बहुत ध्यान से समझना। डेथ ऑफ द पर्सन इज मस्ट, ऐसा जरूरी है जिस पर्सन पे वो स्टेटमेंट दे रहा है, यानी कि जिस पर्सन पे गोली चलाई गई वो मर जाना चाहिए। क्लियर? क्यों? हम डिस्कस ही क्या कर रहे हैं? डाइंग डिक्लेरेशन। मरने से पहले जो स्टेटमेंट कही गई है किसी भी पर्सन के द्वारा, ओरल या डॉक्यूमेंट फॉर्म में, जो स्टेटमेंट किस चीज को बताती है, किस चीज से रिलेटेड है? कॉज ऑफ डेथ से एंड सर्कमस्टांसेस से विच रिजल्ट इनटू डेथ। थर्ड एसेंशियल क्या था? डेथ ऑफ द पर्सन इज मस्ट, कि उस पर्सन की क्या हो जानी चाहिए? मृत्यु हो जानी चाहिए। एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी। अभी एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? देखिए, ए है, बी है, ये है पर्सन सी। अब ए ने इसके पेट में बहुत तेज क्या करा? घूसा मारा। क्लियर? अब इसने क्या करा? सी को बता दिया। क्लियर? अब उसे क्या नहीं था? एक्सपेक्टेंसी नहीं थी कि उसकी क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। क्लियर? और उसने ये स्टेटमेंट क्या करी? सी को बता दी और वो अगले दिन मर गया। और रीजन क्या था? इस गुस्सा मारने की वजह से क्या हुआ? ए के बी की मृत्यु हुई। क्लियर? तो यहां पे क्या था? बी को ये डर नहीं था स्टेटमेंट बताते वक्त कि उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। क्लियर? इसे और अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए ने क्या करा? बी को लेटर भेजा। क्लियर? अब उस लेटर में क्या था? इनविटेशन था कि मेरे यहां आओ और खाना वाना खाओ। क्लियर? ये इनविटेशन बी ने अपनी वाइफ को दिखा दिया। क्लियर? और वो खाना खाने चला गया डिनर पे ए के घर। नेक्स्ट डे उसकी डेड बॉडी सड़क पे मिली। क्लियर? पोस्टमार्टम वगैरह हुआ तो पॉइजन मिला खाने में जो ए ने मिलाया था। तो यहाँ पे जो इनविटेशन के बारे में बी ने अपनी पत्नी को बताया था, तो वहां पे क्या ऐसा था कि उसे पता है कि मैं इनविटेशन पे खाना खाने जा रहा हूं, मेरी डेथ हो जाएगी? नहीं। बट ये स्टेटमेंट जो बी के द्वारा थी कि देखो मेरे पे इनविटेशन आया है, ए ने मुझे खाने पे बुलाया, अपनी वाइफ को जो बताया था, ये स्टेटमेंट भी डाइंग डिक्लेरेशन होगी। तो यहां से हमें समझ आता है बच्चों कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ, यानी कि आशा कि मैं मरने वाला हूं, ऐसा जरूरी नहीं है। यही चीज सोच के कोई पर्सन स्टेटमेंट दे, वही स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन होगी। क्लियर? कम टू द फिफ्थ एसेंशियल, कोज ऑफ डेथ। अब यहां पे देखिए, सॉरी, यहां पे इज नॉट नेसेसरी नहीं आना, यहां है कोज ऑफ डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन। यहां चीज आप ये सही कर लीजिए बच्चों, जो हमारा फिफ्थ एसेंशियल है ये इज नॉट नेसेसरी, ये यहाँ की वजह से यहाँ आ गया, आप इसे यहाँ मत लिखिए। यहाँ पे क्या है? कॉज ऑफ डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन। क्लियर? कॉज ऑफ डेथ क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन में होनी चाहिए। यानी कि ए ने
बी को जब गोली चलाई और सी ने स्टेटमेंट बताई, तो बी की जो डेथ है उसका कॉज क्वेश्चन में होना चाहिए कि बी को किसने मारा। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Section 32, subsection 1, related to the declaration made by the victim after the injury has been caused in the cases of the death, similarly in the suicidal death cases. अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, suicidal death means अब एक पर्सन है ए, उसने क्या कर लिया, फैन में लटक के अपनी जान दे दी। क्लियर? एक पर्सन है ए, उसने क्या करा, अपने फैन पे लटक के अपनी जान दे दी और सुसाइडल नोट पे नाम लिख दिया बी का। मींस कि बी के रीजंस की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, सुसाइड कर रहा हूँ। क्लियर? तो ये भी क्या होगा, एक डाइंग डिक्लेरेशन होगा। किस फॉर्म में हो गया? रिटर्न फॉर्म में हो गया। क्लियर? स्टेटमेंट क्या है? रिटर्न फॉर्म में। तो हमारा सेक्शन 32 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है, कोई भी डिक्लेरेशन हो आफ्टर द इंजरी हैज बीन कॉज्ड इन द केसेस ऑफ डेथ, सिमिलरली इन द सुसाइड केसेस the victim declares the name of the person due to whom he is committing the suicide। यानी कि कोई भी डिक्लेरेशन है जो किसने दी है, विक्टिम ने दी है, इससे पहले या तो कोई इंजरी हुई है डेथ के केस में, मींस ए ने क्या करा, बी पे गोली चला दी। क्लियर? बी की गोली पेट पे लगी और उसने बता दिया सी को कि मुझे किसने गोली मारी है, ए ने गोली मारी है। तो ये भी क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन है। इन द केस ऑफ सुसाइडल डेथ, उस पर्सन ने क्या करा है, नेम डिक्लेयर करा है जिसकी वजह से उसने क्या करा है, कमिट करा है सुसाइड। तो वो भी क्या होगा, डाइंग डिक्लेरेशन होगा। जो स्टेटमेंट है वो ओरली भी हो सकती है और रिटन फॉर्म में हो सकती है। क्लियर? जो स्टेटमेंट है डिक्लेयर करी है पर्सन ने, वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए, रिलेटेड टू cause of death and circumstances which result into death, and later it is found due to that injury the death was caused, then that statement will become dying declaration। यहाँ पे एक चीज कही गई थी, later it is found due to that injury। देखिए यहाँ से later it is found due to that injury the death was caused। ये क्या है, इसे एग्जांपल से समझाता हूँ। कई बार आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब ए ने बी को बहुत मारा, ठीक है, बहुत मारा, बहुत ज्यादा मारा, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। सी गया बी के पास, क्या हुआ भाई, तुझे इतना सारी चोट कहाँ से लगी तुझे? उसने बता दिया कि मुझे ए ने मारा है। ये स्टेटमेंट बी ने दे दी, क्लियर? और बी की डेथ हो गई। तो ये क्या होगी, डाइंग डिक्लेरेशन होगी। आंसर यस एंड नो। अब यस एंड नो क्या है, देखिए, अगर मैं ये कहता हूं जो बी की डेथ हुई है वो इसी एक पर्सन के मारने से हुई है, तो ये क्या है, एक डाइंग डिक्लेरेशन है। अब मैं नो क्यों कहता हूं, अगर ए ने क्या करा, बी को बहुत मारा, बहुत ज्यादा पीटा, बहुत ज्यादा पीटा, बहुत ज्यादा पीटा, ठीक है, बट जो बी की डेथ हुई वो किस वजह से हुई है, इन्फेक्शन की वजह से, क्या है, या कुछ और रीजन मान लीजिए, हार्ट अटैक की वजह से हुई है। फिर 10 दिन बाद बी की जो डेथ हुई वो हार्ट अटैक की वजह से हो गई। तो ये क्या डाइंग डिक्लेरेशन होगी, जो उसने बी ने सी को बताया था कि मुझे ए ने मारा? आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि जो इंजरी थी उसकी वजह से डेथ ही नहीं हुई है। क्लियर? वाई एडमिसिबल? अगर हम बात करते हैं डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, तो डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल क्यों है? डाइंग डिक्लेरेशन इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ द हियरसे एविडेंस। अब हियरसे एविडेंस क्या होता है? सुनी सुनाई बातें। हियरसे एविडेंस क्या है? सुनी सुनाई बातें। एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में लड़ाई हुई, ए ने बहुत मारा बी को, बहुत मारा, ए ने बहुत मारा बी को। सी ने देख लिया, सी ने बताया बी को कि भाई ए ने तो बहुत मारा बी को। अब डी ने बताया ई को कि यार ए ने मारा बी को बहुत। क्लियर? अब जो ये एविडेंस देगा वो क्या है? हियरसे एविडेंस। मींस ई से पूछा जाए भाई तूने देखा, आंसर आएगा नो। तूने देखा ए को मारते हुए भाई बी को, आंसर क्या आएगा? नो सर मैंने नहीं देखा। तुझे कैसे पता? फिर वो तो डी ने कहा। तो ये क्या है? हियरसे एविडेंस, जो सुनी सुनाई बातें, जहां हमने एक्चुअल में नहीं देखा,
फैक्ट, बट हमने क्या करा, किसी और व्यक्ति से सुना है। क्लियर? ऐसे एविडेंस को, ऐसे हियर से एविडेंस को हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। क्लियर? एक्सक्लूजन ऑफ हियर से एविडेंस। अब इस रूल, जो रूल ऑफ एक्सक्लूजन होता है हियर से एविडेंस का, उसका एक्सेप्शन क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन। कई लोग क्या बोलते हैं, हियर से एविडेंस का क्या है, एक्सेप्शन एंड डाइंग डिक्लेरेशन। आंसर इज नो। आंसर करेक्ट क्या है, हर चीज को समझो, लोक कक्षा आपके साथ है। एक्सेप्शन क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन किस चीज का एक्सेप्शन है, रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हियर से एविडेंस। जो हियर से एविडेंस का रूल होता है, किस चीज का, एक्सक्लूजन का, उसका एक्सेप्शन है क्या, हमारा डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ हियर से एविडेंस। डाइंग डिक्लेरेशन इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हियर से एविडेंस। हर चीज को ध्यान से पढ़ा करो। एक एक वर्ड जो मैं इस क्लास में बोल रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बोल रहा हूँ, वो सारे के सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत करा करो, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मत देखा करो। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट से इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करा करो, वीडियो को स्पीड बढ़ा के मत देखा करो। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं अगर एडमिसिबिलिटी की, तो डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल क्यों है, रीजन क्या है इसके पीछे का। तो दो रीजन है, एक मैक्सिम है और एक डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी एंड, ये मैक्सिम है, इसे मैं प्रोनाउंस नहीं करूंगा। क्लियर? इसका मैं मीनिंग बता देता हूँ। नो पर्सन विल डाई विद अ लाई इन हिज लिप्स। अब इस मैक्सिम का मतलब क्या है कि अगर कोई भी पर्सन क्या है, मरने वाला है, तो ये प्रिजम्पशन करी जाती है कि वो झूठ नहीं बोलेगा, यानी कि उसकी जो लास्ट स्टेटमेंट्स होंगी वो झूठी नहीं होंगी। क्यों? उसे भगवान के पास जाना है मरने के बाद, तो वो झूठ बोल के नहीं जाएगा। ये क्या कहती है, मैक्सिम कहती है। तो यहाँ से प्रिजम्पशन होता है, अगर कोई व्यक्ति मरा है या मर गया, तो उस टाइम पे अगर उसने कोई भी स्टेटमेंट कही उससे थोड़े टाइम पहले, जो किस चीज से रिलेटेड है, कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड है, सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड है विच रिजल्ट इनटू डेथ, तो वहां पे वो स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी, सच्ची होगी, झूठी नहीं होगी। क्लियर? नो पर्सन विल डाई विद अ लाई इन हिज लिप्स। अगर हम बात करते हैं किसकी, डॉक्ट्रिन के बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इज अ बेसिक रीजन फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन। ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी क्या है, एक बेसिक रीजन है किसका, एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन का। कैसे? इट वॉज हिज लास्ट स्टेटमेंट। अगर हम बात कहते हैं एक पर्सन है ए, अब वो मर गया, उसने कोई स्टेटमेंट कही थी, तो उसकी स्टेटमेंट क्या है, लास्ट स्टेटमेंट है। क्या? एंड he was the best person to know as to the cause of his injury। और वो क्या है, यानी कि एक ए पर्सन है, वो क्या होगा, बेस्ट पर्सन होगा किस चीज के लिए, जानने के लिए। किस चीज को जानने के लिए, एज टू द कॉज ऑफ हिज इंजरी, कि उसको जो इंजरी मिली है वो कैसे मिली है। लाइक बी ने गोली चला दी ए के ऊपर, डिशू। क्लियर? अब ये जो इसकी स्टेटमेंट है, ये बेस्ट पर्सन है कि जो इसे गोली लगी है, किस व्यक्ति ने मारी है, क्यों मारी है, इन सब चीजों के बारे में। क्लियर? एंड द बेस्ट पर्सन टू टेल अबाउट दिस सेम, और वो बेस्ट पर्सन है, वही बता सकता है कि ये गोली क्यों मारी है और किसने मारी है। क्लियर? हियर सिंस ही इज डेड एंड ही कैन नॉट कम टू द कोर्ट नाउ, इट इज आउट ऑफ द नेसेसिटी। अगर हम बात करते हैं जब एक पर्सन है ए, वो मर ही जाएगा, तो कोर्ट कैसे आएगा इस चीज को बताने के लिए कि मुझे भैया बी ने गोली मारी है। क्लियर? दैट इज लास्ट स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड इन एविडेंस। इसी वजह से जो लास्ट स्टेटमेंट है किसकी, ए की, वो क्या करी जाएगी, एडमिट करी जाएगी इन एविडेंस। क्लियर? यहां से आपको ये पता चल गया होगा जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है वो क्या है, बेसिक रीजन है किस चीज का, एडमिसिबिलिटी का, डाइंग डिक्लेरेशन की। क्लियर? एक और बार मैं आपको समझा देता हूं। इट वॉज हिज लास्ट स्टेटमेंट एंड ही वॉज द बेस्ट पर्सन टू नो टू द कॉज ऑफ हिज इंजरी। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, ए एंड बी। अब बी ने क्या करी है, गोली चलाई ए के ऊपर, एंड द बेस्ट पर्सन टू टेल अबाउट द सेम, यानी कि कॉज ऑफ इंजरी किस पर्सन ने चलाई, इस सब चीज को बताने के लिए ये पर्सन क्या है, बेस्ट पर्सन है। क्लियर? अगर वो मर जाता है तो कैसे आ पाएगा कोर्ट पे, ही इज डेड एंड ही कैन नॉट कम टू द कोर्ट नाउ। तो वो मर ही गया तो कैसे आ पाएगा कोर्ट पे, तो उसकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एडमिट मानी जाएगी एविडेंस में। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। डिफरेंस बिटवीन इंडियन लॉ एंड इंग्लिश लॉ रिगार्डिंग डाइंग डिक्लेरेशन। अगर हम बात करते हैं इंडियन लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में और इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, तो क्या डिफरेंस है। एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी। अगर हम बात करते हैं फियर ऑफ डेथ,
जरूरी नहीं है इंडियन लॉ में। एक्सपेक्टेंसी और फियर ऑफ डेथ इज नेसेसरी, बट इंग्लिश लॉ में क्या है, फियर ऑफ डेथ नेसेसरी है। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ए ने कोई स्टेटमेंट कही है, किसे, बी को, क्लियर। अब उसे फियर नहीं था कि वो मरने वाला है, तब भी ये डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा इंडियन लॉ में। बट अगर हम बात करते हैं इंग्लिश लॉ की, तो ए जो स्टेटमेंट दे रहा है वो इस फियर में दे रहा हो कि वो अब मरने वाला है, ये जरूरी है इंग्लिश लॉ में, क्लियर। अगर हम बात करते हैं इंडियन लॉ के बारे में, रेलिवेंट बोथ इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग, जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो रेलिवेंट है किस किस में, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, दोनों में इंडियन लॉ में, क्लियर। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश लॉ की, तो सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ही डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, रेलिवेंट है, ओनली व्हेन अक्यूज्ड विद चार्ज विद मर्डर, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, अब केस लॉज डिस्कस करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, 3 से 4 केस लॉज करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है डाइंग डिक्लेरेशन, तो केस लॉज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939 प्रिवी काउंसिल का एक केस है। इस केसेस के फैक्ट को डिस्कस करते हैं। On Tuesday, 23 March 1937, at noon, the body of the deceased man, जो व्यक्ति मरा है उसकी बॉडी कहाँ मिली थी, was found in the steel trunk in a third class compartment in train at Puri। अब बात बताता हूँ। एक पर्सन है, ठीक है, उसकी डेड बॉडी कहाँ मिली, एक स्टील के ट्रंक के अंदर मिली। वो ट्रंक कहाँ मिला, थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में मिला, किसके, ट्रेन के, कहाँ पे, पूरी पे, क्लियर। और उसकी जो डेड बॉडी थी उसे 7 पीसेज में क्या कर रखा था, काट रखा था, क्लियर। रीड आउट करता हूं। द बॉडी हैड बीन कट इनटू 7 पोर्शंस, क्लियर। द बॉडी ऑफ द डिकीज वाज लेटर आइडेंटिफाइड बाय हिज विडो। और जो उसकी बॉडी थी डिकीज पर्सन की, यानी कि जो पर्सन की डेड बॉडी थी, उस डेड पर्सन की जो बॉडी थी उसे किसने आइडेंटिफाइड करा था, आइडेंटिफाई किसने करा था, उनकी वाइफ ने, विडो ने, क्लियर, यानी कि जो उनकी विधवा थी। He was a man around the age of 14 years and had been peon in the service of दीवान of पिथापुर। जो एक पर्सन थे जिनकी डेड बॉडी मिली थी, उनकी एज क्या थी, लगभग 40 साल के वो थे, और वो क्या थे, पियोन थे, कहाँ पे, दीवान ऑफ पिथापुर में, क्लियर। Accused will be borrowed 3000 at the rate of 18% per annum from the deceased। अब जो पर्सन, यानी कि जो पर्सन मरा था जिसकी डेड बॉडी मिली थी, उस पर्सन से अक्यूज ने कितने लिए थे, 3000 रुपए लिए थे। यानी कि इस व्यक्ति से जो ये मरा है उससे 3000 रुपए लिए थे, किसने, अक्यूज ने। 18% पर एनम, सालाना 18% ब्याज पे क्या लिए थे, पैसे लिए थे, 3000 रुपए, जिस पर्सन की डेड बॉडी मिली है, क्लियर। About 50 letters proving this transaction signed by the accused wife were found in the deceased man's house at Pithapur after his death। यानी कि जो व्यक्ति जो जिसकी डेड बॉडी मिली है और अक्यूज की वाइफ के बीच में लगभग 50 से ज्यादा क्या हुए थे, लेटर्स एक्सचेंज हुए थे, जो कहाँ मिले थे, डिकीज के हाउस में मिले थे, कहाँ पे, पीथापुर पे, क्लियर, उसकी मृत्यु के बाद, क्लियर, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। कम टू द नेक्स्ट। अब बात करते हैं 20 मार्च की, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट सारी याद रखना। ऑन 20 मार्च 1937 डिकीज मैन रिसीव्ड आफ्टर इनवाइटेड हिम टू कम टू बहरामपुर। अब अगर हम बात करते हैं 20 मार्च की, 20/3/1937 के बारे में, तो इस दिन जो डिकीज पर्सन है उसे एक लेटर रिसीव हुआ था, इनविटेशन लेटर, क्लियर, और उसमें लिखा गया था कि आ जाओ बहरामपुर, आ जाओ। बहरामपुर क्यों आ जाओ, डिकीज विडो टोल्ड द कोर्ट दैट हर हस्बैंड शोड अ लेटर, कि डिकीज की जो वाइफ थी, यानी कि जो आदमी मरा है उसकी जो पत्नी थी, जो विधवा है, उसने बताया कोर्ट में कि जो मेरे पति थे उन्होंने मुझे लेटर दिखाया था और कहा था कि वो जा रहे हैं कहाँ पे, बहरामपुर जा रहे हैं, वहां से उन्हें इन्विटेशन आया है। एज स्वामीज वाइफ हैड रिटन, स्वामी की वाइफ जो थी, यानी कि अक्यूज की जो वाइफ थी, स्वामी की वाइफ थी, उन्होंने इन्विटेशन लिखा है और कहा है क्या, टू केम टू रिसीव पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। जो ड्यूज है, यानी कि अक्यूज, मैंने आपको पीछे क्या बताया था, अक्यूज ने क्या लिए, 3000 रुपए लिए, किससे, डिकीज से, क्लियर, और एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, यानी कि सालाना 18% ब्याज भी है, क्लियर। तो उससे जो ये पैसे लिए, आ जाओ भैया, अक्यूज की वाइफ ने कहा आ जाओ, इन्विटेशन भेजा, बहरामपुर आ जाओ और ये अपने सारे पेमेंट ले जाओ, क्लियर। ये स्टेटमेंट किसने कही थी,
डिकीज ने गई थी 20 मार्च 1937 में अपनी पत्नी को। क्लियर? ऑन 21 मार्च डिकीज लेफ्ट हिज होम टू कैच द ट्रेन फॉर बहरामपुर। और 21 मार्च 1937 में जो मृतक है यानी कि जो डिकीज पर्सन है उसने भैया ट्रेन पकड़ ली, कहाँ की? बहरामपुर की, अपने घर से। क्लियर? ऑन ट्यूसडे 23 मार्च, अब ध्यान रखना 20 मार्च को लेटर आया, 21 मार्च को भैया वो अपने घर से निकल गया ट्रेन के लिए। ठीक है? कहाँ की ट्रेन के लिए? बहरामपुर जाने के लिए ट्रेन पकड़ ली उसने। क्लियर? 23 मार्च को उसकी क्या हुई? डेड बॉडी मिली। कहाँ बॉडी मिली? थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में, थर्ड कंपार्टमेंट में ट्रेन के पूरी में। क्लियर? स्टील ट्रंक के अंदर 7 टुकड़ों में उस पर्सन की बॉडी मिली। क्लियर? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस्ड 2 विटनेसेस। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रोसिक्यूशन ने क्या करे? 2 विटनेस प्रोड्यूस करे कोर्ट में। दे हैव स्टेटेड दैट अ सर्वेंट दोवी ऑफ अक्यूज, जो अक्यूज का सर्वेंट था उसने ऑर्डर करा था क्या? एक बक्सा, एक स्टील का जी बक्सा बना दो। क्लियर? द फर्स्ट बॉक्स टर्न आउट टू बी अ बिग। अब जो पहला बक्सा बनाया गया था वो बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया गया था बक्सा। क्लियर? स्टील का जो ट्रंक था। क्लियर? उसे क्या कर दिया गया था? रिटर्न कर दिया गया था और एक छोटा बक्सा दोबारा बनाया गया था। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अपीलेंट की वाइफ ने क्या कर दिया था? फर्स्ट जो बॉक्स बना था सील ट्रंक उसे क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। Therefore, a second small box was made. Servant bought on 22 मार्च। 22 मार्च को जो उसका सर्वेंट था वो उससे स्मॉल वाला बॉक्स जो दूसरा था रिटर्न होने के बाद वो उससे परचेज करके चला गया था। अक्यूज की वाइफ ने, अपीलेंट्स वाइफ मतलब अक्यूज वाइफ, क्योंकि अपील किसने करी? अक्यूज ने करी है। क्या? बोथ विटनेसेस, जो दोनों के दोनों ने, उन्होंने एक्सेप्ट करा दैट बॉक्स इन विच डिकीज बॉडी वाज फाउंड, यानी कि जिसमें मृतक की, डिकीज्ड पर्सन की बॉडी मिली थी, 7 टुकड़े मिले थे उसकी बॉडी के, वो वही बॉक्स था जो सर्वेंट ने क्या करा था? परचेज करा था 22 मार्च को। और बॉडी कब मिली थी? 23 मार्च को। क्लियर? प्रोसिक्यूशन ऑल्सो प्रोड्यूस अ तांगे मैन एज अ विटनेस। प्रोसिक्यूशन ने एक तांगे मैन, जैसे आपने सुना हो पहले टाइम पे आपने देखा हो कि तांगे वाला नहीं रहता था, तो उसको प्रोड्यूस करा, है ना, एज अ विटनेस कोर्ट में। हु स्टेटेड दैट अपीलेंट, यानी कि अक्यूज हैड गॉन टू रेलवे स्टेशन, की जो अक्यूज था वो रेलवे स्टेशन गया था उसके तांगा से इस बक्से के साथ, वो स्टील ट्रंक के साथ गया था, यानी कि अक्यूज को उसने रेलवे स्टेशन छोड़ा था इस बॉक्स के साथ। और उसने क्या करा? बॉक्स को एक्सेप्ट करा उसने भी, यानी कि कहा कि ये वही बॉक्स है कि जिसमें डिकीज की बॉडी मिली है। देन ड्यूरिंग सर्च ऑफ द अक्यूज हाउस क्लोथ्स हैविंग ब्लड स्पॉट वर फाउंड इन द कोर्ट एक्सेप्टेड ऑल दिस एविडेंस। यानी कि जब अक्यूज के हाउस में इन्वेस्टिगेशन हुई, सर्चिंग हुई, तो उसके रूम्स में क्या मिला? कुछ कपड़े कत्तर से, है ना, उनमें ब्लड लगा हुआ था। क्लियर? तो उसके लिए एक्सक्यूज करा किसने? अक्यूज ने काफ़ी एक्सक्यूज दिया कि ये तो चूहे का है, चूहे का खून है एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें हुई थी। क्लियर? तो आप डीपली एक बार केस को रीड आउट करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। तो ये सब चीज़ उसने एक्सक्यूज दिए, बट सारे के सारे कोर्ट ने एविडेंसेस को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। और इशू अगर हम बात करते हैं इस केस में, मेन इशू क्या था? Whether the statement of the deceased to his wife that he is going to Behrampur to take back his dues, to take back his loan, क्या ये डाइंग डिक्लेरेशन है? ये इशू था। यानी कि 20 मार्च को जब लेटर रिसीव हुआ था और उसने अपनी पत्नी को बताया था कि मुझे लेटर आया है, क्लियर, और उसमें कहा है अक्यूज की वाइफ ने और अक्यूज ने कि जो भी आपके ड्यूज हैं, जो 3000 रुपए हैं विद इंटरेस्ट, आप ले जाओ भाई। क्लियर? बहरामपुर आ जाओ, इन्विटेशन था। तो जब उसने अपनी वाइफ को बताया, क्या ये स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन है? Come to the next. Whether the statement of the accused can be considered as confession, और जो स्टेटमेंट है अक्यूज की वो कन्फेशन की तरह कंसिडर करी जाएगी? ये दो इशू थे। The statement made by the deceased to his wife regarding collection of payment were admissible. कोर्ट ने क्या हैंड कहा कि जो भी डिकीज की वाइफ को स्टेटमेंट दी थी डिकीज ने, किससे रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ पेमेंट, की हाँ मुझे इन्विटेशन आया है और मैं पेमेंट की कलेक्शन के लिए कहाँ जा रहा हूँ? बहरामपुर जा रहा हूँ, इन्विटेशन है मुझे वहां से, तो वो स्टेटमेंट क्या होगी? एडमिसिबल होगी। क्लियर? कम टू द सेकेंड। अक्यूज हैड द मोटिव टू किल डिकीज बिकॉज देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ कलेक्शन ऑफ मनी। अब यहाँ पे अक्यूज का मोटिव इशू हो रहा है। अगर मैं बात करता हूँ मोटिव एविडेंस एक्ट में किस सेक्शन में रिलेवेंट है? इस सेक्शन में रिलेवेंट बताओ। वीडियो तो आप देख चुके हो,
एविडेंस एक्ट में जो मोटिव टर्म है ये किस सेक्शन में रेलिवेंट है? बिल्कुल सही, ठीक है, अंडर सेक्शन 8. The trunk in which Dickey's body were discovered was bought by the companion of the accused on the accused behalf, and this fact is confirmed by the circumstances. जो हमारा अक्यूज है उसके बिहाफ पे जो उसके कंपेनियंस हैं उन्होंने क्या करा था, सर्वेंट ने क्या करा था, बॉट को, यानी कि वो जो बक्सा था स्टील ट्रंक वो परचेज करा था ना, जो बाद में आइडेंटिफाइड भी कर दिया गया था कि हाँ यही बैग यही बॉक्स है जिसमें डिक्कीज की बॉडी मिली, ये वही बॉक्स है जो सर्वेंट ने परचेज करा था अक्यूज के. तो ये भी सर्कमस्टांसिस से और फैक्ट से क्या हो गई थी, प्रूव हो चुकी थी बात. कम टू द नेक्स्ट. ब्लड स्पॉट्स वाले क्या हुए थे क्लोथ्स हमारे डिस्कवर करे गए थे, ये भी एडमिसिबल है अंडर सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट में. On the basis of the above conclusion, Privy Council held that appellant accused to be guilty and rejected his appeal. जो accused है वो क्या है, guilty है. इन्हीं सारी circumstances को देखते हुए Privy Council ने क्या देखा कि जो accused है वो क्या है, guilty है इन सारे circumstances को मद्देनजर रखते हुए, और जो उसकी अपील थी उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. Can the court give conviction on the sole basis of dying declaration? देखो इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक हल्की सी चीज बताना चाहता हूँ जो मैंने केस में बतानी मैं भूल गया था. आपने पूरे केस में देखा जो हमारा डिकीज पर्सन है डीपी है उसने अपनी वाइफ को जो स्टेटमेंट दी वो क्या हो गई, एडमिसिबल हो गई. यहां से एक चीज समझना, फियर ऑफ डेथ था डिकीज पर्सन को, क्या फियर ऑफ डेथ था? द आंसर इज नो. इंडियन लॉ की यही मैंने आपको समझाया था, मैंने कहा था केस लॉ से और अच्छी तरह से समझ आएगा कि जो डिकीज पर्सन है उसे फियर था डेथ का. आंसर इज नो. तब भी वो क्या माना गया, डाइंग डिक्लेरेशन माना गया स्टेटमेंट, क्लियर. बट इंग्लिश लॉ में ये एप्लीकेबल नहीं होता, इंडियन लॉ में एप्लीकेबल होता है. अब आते हैं, कम टू द टॉपिक अगेन. इन कोर्ट गिव कन्विक्शन ऑन सोल बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन. क्या केवल डाइंग डिक्लेरेशन पे कोर्ट कन्विक्शन कर सकती है? आंसर इज यस. रीड आउट करते हैं. Koshan Rao versus the State of Bombay, AIR 1958 SC 22. The court laid down the following principles related to the dying declaration. इसमें क्या था, इस केस में कोर्ट ने काफी सारे प्रिंसिपल लेट डाउन करे गए थे डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड. ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं सारे के सारे प्रिंसिपल. देयर इज नो एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ दैट डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन अनलेस कोरोबोरेटेड. यानी कि कोई भी एब्सोल्यूट रूल तो है ही नहीं इसमें लॉ में कि डाइंग डिक्लेरेशन को सोल बेसिस नहीं माना जाएगा. कन्विक्शन का ऐसा कोई रूल ही नहीं है, एब्सोल्यूट रूल ही नहीं है कि जब तक कोरोबोरेशन ना हो, यानी कि अदर फैक्टर क्या कर रहे हो, उसे हेल्प ना कर रहे हो, सपोर्ट ना कर रहे हो, क्लियर, अनलेस कोरोबोरेटेड. कम टू द नेक्स्ट. अ ट्रू एंड वॉलंटरी डिक्लेरेशन नीड्स नो कोरोबोरेशन. अगर कोई डिक्लेरेशन क्या है, ट्रू है, वॉलंटरी है, तो वहां पे कोरोबोरेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि अदर फैक्टर्स के सपोर्ट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लियर. डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट अ वीकर काइंड ऑफ एविडेंस. जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है वीकर काइंड ऑफ एविडेंस नहीं होता, बच्चों ध्यान से. अ डाइंग डिक्लेरेशन इज मोस्ट रिलायबल. जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है मोस्ट रिलायबल होता है कब, व्हेन रिकॉर्डेड बाय द कंपिटेंट मजिस्ट्रेट. जब वो रिकॉर्ड करा जाता है किसके द्वारा, कंपिटेंट मजिस्ट्रेट के द्वारा, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर एंड विद साइन ऑफ द विक्टिम. यानी कि देखो ये चीज मैंडेटरी नहीं है बट रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है. अगर कोई भी डाइंग डिक्लेरेशन है उसे मजिस्ट्रेट क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, क्लियर, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, और उस पर विक्टिम क्या कर देता है, साइन भी कर देता है, क्लियर. तो वो बहुत ज्यादा रिलायबल होता है, क्लियर. द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू लुक इनटू द सर्कमस्टांसेस व्हेन द डिक्लेरेशन वाज रिकॉर्डेड, वेदर द स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, वेदर द स्टेटमेंट वर मेड विदाउट डिले. अब देखिए क्या है, अगर कोई भी डिक्लेरेशन से, डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कोर्ट में, तो कोर्ट की क्या है, ड्यूटी है, किस चीज़ की ड्यूटी है कोर्ट की, कि कोर्ट को देखना पड़ेगा सारे के सारे सर्कमस्टांसेस को. कौन से, जब डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करी गई है, वेदर द स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट विद द फैक्ट, कि जो हमारी स्टेटमेंट है, डिक्लेरेशन है, वो फैक्ट से कंसिस्टेंट में है या नहीं है, जो स्टेटमेंट दी गई है वो विदाउट डिले तो नहीं दी गई. ये सारे फैक्ट्स पे क्या करना पड़ेगा, इन सारे फैक्टर्स पे क्या करना पड़ेगा, कोर्ट को ध्यान देना पड़ेगा, क्लियर. कम टू द नेक्स्ट. In Purushottam Chopra versus State and City of Delhi 2020 Supreme Court, the Supreme Court held that if a particular statement satisfied all criteria of dying declaration, it cannot be discarded merely because it has not been recorded by the magistrate or police officer. अब ध्यान से ये बात समझना.
ये 2020 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, पुरुषोत्तम चोपड़ा वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। इस केस में क्या कहा गया है, अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन है, वो सारे क्राइटेरिया को क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है, यानी कि सारे के सारे जो असेंशियल है डाइंग डिक्लेरेशन के, कोर्ट को भी सब चीज़ सेटिस्फाइड कर रही है, वो ट्रू है, वॉलंटरी डाइंग डिक्लेरेशन है, तो वहां पे सिर्फ हम उसे डिस्कार्ड इस वजह से नहीं कर सकते, मेयरली बिकॉज इट हैज नॉट बी रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट, की उसे उस टाइम डिक्लेरेशन को मजिस्ट्रेट साहब ने रिकॉर्ड नहीं करा, ना ही वो पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड करी है, थर्ड पर्सन ने करी है, तब भी वो डाइंग डिक्लेरेशन क्या होगी, एडमिसेबल होगी, वैलिड होगी। क्लियर? अतमीर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2010। अब देखिए इस केस को भी ध्यान से पढ़ना। फैक्ट, अतमीर इज अ सन ऑफ जसवंत सिंह। अब अतमीर क्या है, बेटा है किसका, जसवंत सिंह का एंड चंद्रावती का। क्लियर? दे हैड 3 चिल्ड्रन। लेटर दिस जसवंत सिंह मैरिड द डिकीज शीला देवी एंड 2 चिल्ड्रन डिकीज। अगर हम बात करते हैं जसवंत सिंह क्या है, ये मान लीजिए जसवंत सिंह है। क्लियर? इनका एक लड़का क्या है, अतमीर है। क्लियर? ऐसे अतमीर। क्लियर? अब इनकी क्या है, 2 बीवी है, एक का नाम क्या है सी चंद्रावती, दूसरे का नाम क्या है, दूसरी वाइफ का नाम क्या है, शीला देवी। क्लियर? एस शीला देवी। अब उससे क्या है, 2 बच्चे हैं इनके, फर्स्ट एंड सेकेंड। आप समझ पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं? एक और बात समझाने की कोशिश करता हूँ। जो जसवंत सिंह है, उनका एक लड़का क्या है, अतमीर है। क्लियर? वो किस वाइफ के साथ है, चंद्रवती वाइफ के साथ। इनकी क्या है, दूसरी वाइफ भी है, W2। उनका नाम क्या है, शीला देवी। उनसे क्या है, इन्हें 2 बच्चे हैं। क्लियर? बेबी नंबर 1, बेबी नंबर 2। क्लियर? देयर वर स्टेइंग एट दिल्ली, सम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वर देयर इन द फैमिली मैटर। ये कहाँ रहते थे, दिल्ली में रहते थे, और इनका कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था इनकी फैमिली में। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। वन डे अपीलेंट, देखिए एक दिन की बात है, एक दिन की घटना है। जो अपीलेंट थे अतमीर, वो अपनी माता के साथ यानी कि चंद्रावती के साथ, अशोक के साथ और एक अनदर पर्सन था उसके साथ कहाँ गए, केम टू द होम वर द डिकीज वर स्टेइंग, यानी कि जहाँ शीला देवी रहती थी, वाइफ 2। ये कौन है, वाइफ 2, उसके घर गए। द डिकीज फॉर सम मनी। अब देखिए जो शीला देवी है, उनसे इन्होंने क्या करा, कुछ पैसों की मांग करी। When she refused, यानी कि शीला देवी ने जब रिफ्यूज करा to give asked money, the accused person bottled the doors from the inside and Atmir took out a knife and stabbed the Manish deceased. Thereafter, Atmir stabbed Sheila Devi and Savita deceased with the knife. उनके सर पे बोतल मारी गई और अतमीर ने क्या करा, पहले स्टैब करा किसे, मनीष को यानी कि लड़के को। देन अतमीर ने स्टैब करा किसे, शीला देवी को यानी कि वाइफ 2 को। क्लियर? ये क्या हो गया, बॉय हो गया। क्लियर? यानी कि लड़का था। और सविता यानी कि बेटी को। क्लियर? डॉटर को। बोथ मनीष एंड शीला देवी डाइड एट द स्पॉट। मनीष यानी कि लड़का और लड़की की माँ यानी कि वाइफ 2, क्लियर, ऑन द स्पॉट मर गई। सविता वाज टेकन to the hospital. Soon after dying declaration was taken, she also died. यानी कि dying declaration देने के बाद जो सविता थी वो भी क्या हो गई, मर गई। क्लियर? अब देखिए इसमें मैं हल्का सा और आपको बता देता हूँ वाइट, या कुछ पॉइंट्स मिसिंग है। इसमें क्या हुआ था, जो अतमीर थे, अतमीर ने अपनी माँ के साथ, अशोक के साथ और एक अन्य व्यक्ति के साथ जाके इनके घर गया, शीला देवी के घर। वहाँ जाके इनसे पैसों की मांग करी। शीला देवी ने क्या करा, डिनाई कर दिया। इन्होंने क्या करा, चाकू से किसे किसे मार दिया, मनीष को, शीला देवी को और सविता को। ठीक है? चाकू से गला काट के मार दिया। अब क्या हुआ, दूध वाला आया इनके घर के बाहर, दूध वाला आया दूध देने, किसके घर में, शीला देवी के। उसने गेट के बाहर देखा खून आ रहा है। ठीक है? तो उसने किससे कहा, मिस्टर मोंगा से। यानी कि मिस्टर मोंगा कौन था, नेबर था किनका, शीला देवी का। तो ये भगे भगे कहाँ गया, जो मिल्क वैन था ये मिस्टर मोंगा के घर गया। क्लियर? अब ये इसने मिस्टर मोंगा को बुलाया एंड मिस्टर मोंगा प्लस पुलिस ऑफिसर के सामने डाइंग डिक्लेरेशन दी। यानी कि जो डाइंग डिक्लेरेशन दी थी किसने, सविता ने। पहले किसे दी, मिस्टर मोंगा को दी। क्लियर? देन एम्बुलेंस में मिस्टर मोंगा प्लस पुलिस ऑफिसर, PO पुलिस ऑफिसर और मिस्टर मोंगा को क्या करी, डाइंग डिक्लेरेशन दी और वो क्या हो गई, मर गई। क्लियर? इशू क्या था इस केस में, वेदर द डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ द डिकीज मेड बिफोर police officer is sufficient to convict the accused
विद कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि पुलिस ऑफिसर के सामने जो डाइंग डिक्लेरेशन करी थी किसने? बिल्कुल सही, सविता ने। क्या वो सफिशिएंट थी? किस चीज के लिए सफिशिएंट थी? कन्विक्ट करने के लिए किस पर्सन को? अक्यूज को। यानी कि कैपिटल पनिशमेंट कन्विक्ट करने के लिए सफिशिएंट है। डेथ पेनल्टी। कम टू द नेक्स्ट. It was also found that merely because the dying declaration was not recorded by the magistrate, it cannot be a ground rejecting the whole prosecution case. सिर्फ केवल इसी रीजन से हम ये नहीं कह सकते कि मजिस्ट्रेट ने ये रिकॉर्ड नहीं करी, यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड नहीं करी, इस वजह से हम ये नहीं कर सकते, इसी ग्राउंड पर रिजेक्ट नहीं कर सकते प्रोसिक्यूशन केस को. क्लियर? इट वाज also found that dying declaration can be the sole basis of conviction if it inspires the full confidence of the court. यानी कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन फुल कॉन्फिडेंस क्या कर लेती है? इंस्पायर कर लेती है कोर्ट का, यानी कि सिंपल इन द सिंपल वर्ड्स कि अगर कोर्ट को क्या कर लेते हैं? टोटली सेटिस्फाइड कर लेते हैं क्या? डाइंग डिक्लेरेशन. तो वहां पे क्या कर सकते हैं? डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे, केवल डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे कन्विक्ट कर सकते हैं. क्लियर? देयर इज नो नीड ऑफ corroborating evidence. From the evidence and the statement of the father of accused, it was found that there was a property issue between the sons and this made the motive for the crime. यानी कि दोनों बेटों के बीच में क्या था? प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट था उनकी फैमिली में. तो ये क्या है? मोटिव को क्या कर रहा है? रेज कर रहा है. और मोटिव किस सेक्शन में? अंडर सेक्शन 8 रेलिवेंट होता है. तो ये मोटिव बता रहे हैं. तो यहाँ से इन सारी चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने क्या कहा? The court had confirmed the conviction and sentence that imposed on Atbir and also confirmed the conviction and the sentence of life imprisonment imposed on Ashok. अशोक के ऊपर क्या लगा दी? लाइफ इम्प्रिजमेंट इम्पोज कर दी और कंफर्म कर दिया किस चीज को? कन्विक्शन को. क्या कन्विक्शन? एंड सेंटेंस दैट इम्पोज ऑन अतमीर. अतमीर को क्या कर दी? कैपिटल पनिशमेंट को क्या कर दिया? कंफर्म कर दिया. क्लियर? तो यानी कि अपील एक तरीके से क्या कर दी गई थी? रिजेक्ट कर दी गई थी. क्लियर? और पनिशमेंट को, सेंटेंस को क्या कर दिया गया था? कन्विक्शन को क्या कर दिया गया था? कंफर्म कर दिया गया था. क्लियर? होपफुली आप सभी को डाइंग डिक्लेरेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ आया हूँ. इसमें मैंने 4 केस लॉज डिस्कस करें. प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत अच्छी तरीके से देखना. अगर वीडियो अच्छी लगती है, केस लॉस फॉर्मेट, इन्हें बहुत अलग अलग डिफरेंट साइड से निकालना पड़ता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा. अगर वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए. प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियो. Thank you so much all of you for your love, for your support.